होल्डिंग डिवाइसेस या होल्डिंग इक्विपमेंट। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इस कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आज जिस डिवाइस की या इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं वो है सरफेस प्लेट, मार्किंग प्लेट, सरफेस प्लेट, बेड प्लेट। एक आधार, हमें कोई आधार चाहिए होगा ना, किसी जॉब को उस आधार पर रख के मार्किंग करेंगे, फाइलिंग करेंगे, चिसलिंग करेंगे, लेकिन कहीं रखना पड़ेगा ना भाई, रखना भी पड़ेगा और जकड़ना भी पड़ेगा। पर आज जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो रखने की है। पहले जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात करेंगे हम? सरफेस प्लेट। इसको मार्किंग ऑफ टेबल के रूप में भी, मतलब मार्किंग टेबल थोड़ा सा अलग होती है पर मकसद उसका, उद्देश्य सेम ही है, सरफेस प्लेट हो या मार्किंग ऑफ टेबल हो। और इसी तरह एक और वर्ड है बेड प्लेट। आपने ड्रिल मशीन में या और बहुत सारी आप वर्टिकल टर्निंग मशीन देखोगे, हॉरिजॉन्टल बोरर देखोगे, उसके नीचे एक बेड होता है जिसके ऊपर जॉब को रख के मशीनिंग किया जाता है। वो भी आधार ही तो है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मुझे एक चाहिए कोई ऐसी एक आधार जिस पर मैं जॉब को रख के और उसके बाद उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करूं। हवा में यहां पर रख के आरी तो नहीं चला सकता ना, कहीं तो रखना पड़ेगा ना। आपको जी रखो, क्यों? पकड़ लो, वाइस में पकड़ लो, तो वो वाइस भी तो कहीं बंधी होनी चाहिए ना बेटा, चाहे टेबल पर या कहीं तो बंधी होनी चाहिए ना। तो हमें कोई आधार तो चाहिए ही होगा ना। और वो आधार, रिफरेंस, हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डेटम। ये वर्ड याद रखना, डेटम। डेटम होता है रेफरेंस, जहां से हमने रेफरेंस लेना शुरू करा कि भाई ये मेरा आधार था, इसके बाद इतना ऊंचा जॉब हो जाना चाहिए, नहीं है तो मार्किंग कर दो, उसके ऊपर की चीजें काट दी जाएंगी। समझ में आ रही है मेरी थोड़ी सी बात? हमें कोई आधार तो चाहिए, कहां से शुरू करें? हवा में तो नहीं शुरू कर सकते ना। तो हमें चाहिए होती है एक सतह, एक डेटम, एक रेफरेंस सरफेस, ये चाहिए होता है। भाई आप घर भी बना रहे हो तो आपने देखा होगा, नींव खोदने के बाद सबसे पहले वाटर लेवल करा जाता है 4-5 कोनों पे, है ना। पत्थर रोड़िया वोड़िया कूट के उसके बाद वाटर लेवल करा जाता है कि यहां से मेरी नींव शुरू होगी। क्योंकि अगर वो ऊंची नीची हो गई तो ऊपर की छत ऊंची नीची नहीं हो जाएगी। अगर वो सीधा, अगर आपने साहुल से उसको नहीं करा तो दीवारें टेढ़ी नहीं बन जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आधार हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो बाकी सारी चीजें गलत हो जाने वाली हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो आज जिन ये तीन ही है, इनको एक साथ ही समझ लेना। थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। सरफेस प्लेट में यहाँ पर आमतौर पर कोई निशान नहीं लगा होता। मार्किंग ऑफ टेबल में यहाँ पर स्लॉट बने रहते हैं, टी बोल्ट, उल्टा यहाँ पे उसका हेड यहाँ पर जाता है और इस झिर्री में उसके बोल्ट का एक हिस्सा बाहर निकलता है, उसमें हम नट से क्लैंप कर देते हैं, किसी चीज़ को बांध देते हैं वहाँ पर। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो बोल्ट का सिर निकला, एक पत्ती लगाकर, और यहाँ पर मैंने किसी जॉब को इसके ऊपर पत्ती लगा के ऐसे वहीं के वहीं रोक दिया और इसके ऊपर यहाँ पर नट टाइट कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही एक स्लॉट यहाँ पर भी जा रहा होगा, तो इधर भी एक बोल्ट लगा के ये पत्ती में 2 छेद हो रहे हैं और हमने उस जॉब को वहीं के वहीं रोक दिया। ठीक है, इसको हम मार्किंग ऑफ टेबल कहते हैं। आमतौर पर सरफेस प्लेट में ये स्लॉट नहीं बने होते, लेकिन अगर आप ऑर्डर देंगे तो वो बना भी देंगे। ऐसा नहीं है कि बनना निषेध है, निषेध नहीं है, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि सरफेस प्लेट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। ये स्लॉट में अगर हमने उसको बांधने की कोशिश करी किसी जॉब को तो वो उसकी फ्लैटनेस को खराब कर सकती है। इतना ही बहुत है उसके लिए। ठीक है, और बेड प्लेट भारी भारी जॉब को एक आधार देने के लिए, वो भी होगा फ्लैट ही, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होगी। असेंबली के काम आता है, फिटअप के काम आता है, बड़े बड़े जॉब्स के काम आता है। इनकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेट और प्रिसाइज काम को करने के लिए होती है। पहले तो ये समझ लो कि ये आपको दिखेगी कहाँ? ITI में नहीं दिखेंगी ये आमतौर पे आपको। ITI में अगर दिखेंगी भी तो बहुत घटिया ग्रेड की दिखेंगी। ये बहुत हाई एक्यूरेट और प्रिसाइज चीज़ों के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि ITI के इक्विपमेंट में नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इसको वाकई बड़ी बेड प्लेट को और फिनिश्ड बेड प्लेट को, ग्रेड 0 जिसको हम कहते हैं, उसको देखना चाह रहे हैं, अगर आपका DRDO में सिलेक्शन हो गया, अगर आपका BHEL में सिलेक्शन हो गया, किसी NABL कैलिब्रेशन करने वाली लैब में आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपको वहाँ पर सरफेस प्लेट दिखाई देंगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पर टूल, क्योंकि यहीं से तो माइक्रोन्स में चीज़ों को फिर नापना खेलना शुरू करेंगे हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो आज हम इन श्रेणी की चीज़ों को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक, इनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कुछ शब्दों का। फ्लैटनेस, रफनेस, हॉरिजॉन्टल एंड डायमेंशन। अगर इसको आपने सही
नहीं समझा तो कन्फ्यूजन होने लगता है, बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होने लगता है। ये सारे वर्ड्स अलग अलग हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अभी मैं बता रहा हूं क्या है इसका मतलब। आपकी कोई सतह है, ये सतह बिल्कुल फ्लैट है, मतलब इस किनारे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बिल्कुल एक प्लेन में जा रही है ये चीजें, ऊपर और नीचे नहीं है, ठीक है। उसको हम फ्लैटनेस कहते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा समझो फ्लैटनेस खराब होगी आपकी वेवीनेस से, अगर इसकी ऊपर की सरफेस में ऐसी कोई, ये तो मैंने बहुत बड़ा करके बना रखा है लेकिन ये माइक्रोन्स में होगा ऐसा। ये जो वेवीनेस है ये आपकी फ्लैटनेस को डिफाइन करेगा। जरूरी नहीं है कि कोई चीज फ्लैट हो तो हॉरिजॉन्टल ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अगर ये ब्लैक बोर्ड फ्लैट है तो वर्टिकल है ना, जरूरी नहीं है कि वो धरती से ऐसे हो, पर हम उसको रखते ऐसे हैं सरफेस प्लेट को, उसका हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल से इसलिए रखते हैं ताकि असेंबली करते हुए हर चीज 90 डिग्री पे खड़ी हो जाए, तो एक्स्ट्रा फोर्सेस ना लग रही हो हमारी बैक प्लेट, वरना ये सरफेस प्लेट खराब हो जाएगी। ठीक, वो बात समझ में आ रही है ना? फ्लैटनेस का मतलब है वेवीनेस से, और रफनेस का मतलब ये है इसके ऊपर ऐसे 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 पीक्स एंड वैली बने होंगे। हॉरिजॉन्टल होता है जमीन से बिल्कुल समतल, जमीन के समतल होना और फ्लैटनेस होने का सीधा कोई संबंध नहीं है। आप इस बेड प्लेट को या सरफेस प्लेट को खड़ी करके रख दोगे तो भी वो सतह फ्लैट ही रहेगी, ठीक है। जैसे आपका आगे जाके हम पढ़ेंगे एंगल प्लेट होती है ना, एंगल प्लेट की ये वाली सतह हॉरिजॉन्टल होगी तो ये वाली सतह भी तो वर्टिकल होगी, पर सतह तो ये भी फ्लैट होगी ना उसकी। बात समझ में आ रही बेटा? ओके। डायमेंशन, जरूरी नहीं है कोई चीज फ्लैट होगी तो उसकी डायमेंशन बिल्कुल सही हो, या जिसकी डायमेंशन बिल्कुल सही है उसकी फ्लैटनेस सही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चारों टर्म किसी भी इक्विपमेंट में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशन जिसकी सही होगी उसकी फ्लैटनेस सही हो, जरूरी नहीं है जिसकी फ्लैटनेस अच्छी हो उसकी रफनेस सही हो, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि फ्लैटनेस वाली कोई चीज जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल आपको मिलेगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अच्छा, जो हम आज पढ़ने वाले हैं ना, अभी जो पढ़ रहे हैं सरफेस प्लेट, मार्किंग ऑफ प्लेट, हमारे लिए उनमें ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। होती ये भी है, हॉरिजॉन्टल भी और डायमेंशन भी। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि 250 mm की चकोर एक सरफेस प्लेट चाहिए और उसने हमें 200 mm की दे दी, ऐसा नहीं है। हम वापस कर देंगे ना उसको, हमें चाहिए तो सारी चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए सरफेस प्लेट में उसकी फ्लैटनेस और रफनेस हो जाती है। 10 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, हम किस तरीके की बातों को कर रहे हैं? 2 माइक्रोन का मतलब पता है क्या है? आपका जो कागज की थिकनेस है ना, उसका भी 50वां हिस्सा, बहुत पतली, हम किसी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और वहीं जाके इसकी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हर जगह तो इस्तेमाल नहीं होती, कुछ खास जगह इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने आपको बताया DRDO एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, किसी NABL लैब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई बहुत अच्छी जो प्रिसाइज, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, भाई DRDO भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो टैंक वैंक बना रहे होंगे ना, ऑटोमोबाइल बनाते हैं वो सेना के लिए, मिसाइल भी बनाते होंगे ना, तो उसमें वो भी तो ऑटोमोबाइल है ना, अपने आप चलती है चीज़ें, उसमें तो बहुत प्रिसाइज आपको चीज़ें चाहिए। तो जब हम इतनी प्रिसीजन की बात करते हैं तब हमें सरफेस प्लेट की जरूरत पड़ती है बेटा, उसके बिना काम नहीं होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है। तो इस वजह से ये इसमें वेवीनेस आ जाती है। मशीन करने के बाद आंखों से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये ठीक है, मतलब फ्लैट लग रही है, लेकिन अगर आप उसको इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे, अगर आप उसको फ्लैटनेस को नापने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सरफेस कंपैरेटर के नाम, सरफेस रफनेस गेज कहते हैं उसको, ठीक है। ऑप्टिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, बहुत तरीके के होते हैं। वो आपको 2 माइक्रोन में बता देगा कि इसमें कौन सा पॉइंट ऊपर है और कौन सा पॉइंट नीचे है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? उससे पता चलेगा, आंखों से देख के पता नहीं चलेगा। और ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये 100% फ्लैट हो गया, तो थोड़ी बहुत टॉलरेंस तो देनी ही पड़ती है आपको। उसी के हिसाब से हम इनको ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं, वो आगे बताऊंगा। यहाँ तक ये तो समझ में आ गई कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग में भी हम उसको फ्लैट नहीं बना सकते हैं पूरा, पर हम उसको एक रेंज के अंदर लाना चाहेंगे, तब जाके वो काम करना शुरू करेगी अपना, ठीक है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? आपने टेबल पे काम आपने खरीद ली, वो बार बार वहीं जॉब रख के कर रहे हो, तो ये वाली जगह घिस जाएगी ना। तो काम करते करते भी हमारी सरफेस प्लेट घिस जाती है, और कुछ खास जगह से ज़्यादा घिस जाती है, जहाँ पर ज़्यादा काम करा है, और जहाँ काम नहीं करा वहाँ से वो ओरिजिनल जगह पे रही है, तो एक डिप्रेशन आ सकता है। तो इसको बार बार कैलिब्रेट करवाना पड़ता है। और मशीनिंग होने के बाद लैपिंग करते हैं हम। लैपिंग एक ऑपरेशन है जो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे हम लोग, लैपिंग।
तुमने घर में पत्थरों की घिसाई देखी है? वो ग्राइंडिंग है, उसको हम ग्राइंडिंग कहते हैं, जिसको घिसाई कहते हैं, स्क्रैपिंग कह लो आप उसको। स्क्रैपिंग के बाद अगर आपको और ज़्यादा हाई फिनिशिंग चाहिए तो प्रोसेस तो वैसा ही है, एक ऐसा ही टूल होता है जो ऐसे घिसता है, उसके बीच में पतले पतले एब्रेसिव होते हैं, जैसे आपने रेत को हाथ के बीच में ऐसे मल दिया हो। तो वो ज़्यादा कटाई तो करते नहीं, ये जो पीक्स एंड वैलीज हैं इनको कुछ ऐसा कर देंगे, ऐसा जो रफनेस ज़्यादा हो रही थी उसको भी कम कर देंगे, और जो वेवीनेस ज़्यादा हो रही थी, फ्लैटनेस को खराब कर रही थी, उसको भी वो कम कर देंगे। लेकिन 100% फ्लैटनेस अचीव नहीं हो पाती है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि फ्लैटनेस खराब हो सकती है और फ्लैटनेस हमें चाहिए जरूर, ताकि हम उन चीज़ों को कर सकें जिस काम के लिए हमने सरफेस प्लेट खरीदी है। और ये सस्ते नहीं है बेटा, ये महंगे आइटम है। मतलब इतनी छोटी सी जो एक आपकी सरफेस प्लेट अगर आप लेना चाहोगे, जो सबसे छोटे साइज़ की होगी लगभग 5 इंच के करीब की, वो भी 2000 रुपये के आसपास की होगी बेटा। बात समझ आ रही है? और ये बड़ी बड़ी भी हो सकती है, मीटर्स में भी हो सकती है, जैसा आपका काम है। आमतौर पे सरफेस प्लेट 2 मीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आमतौर पर बेड प्लेट होगी, क्योंकि 2 मीटर का अगर साइज है तो वो प्रिसीजन का नहीं हो सकता। असेंबली के लिए आप उसको ले रहे हैं, तब हम उसको बेड प्लेट के तौर पे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भूमिका से बांधिए। सबसे पहले मैं इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बता दूं, किस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो तो मैं पिछले वीडियो में बता देता। कास्ट आयरन की, कौन से कास्ट आयरन की? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, याद आ गया वो नाम? फाइन ग्रेड कास्ट आयरन, या हाई क्वालिटी स्टील की भी बन सकती है। पर इसके अलावा जो हाई प्रिसीजन सरफेस प्लेट होती है उनको हम ग्रेनाइट की बनाते हैं। ग्रेनाइट वही पत्थर जो घर में लगता है, एक काले और हरे रंग जैसा एक पत्थर होता है, ग्रेनाइट का पत्थर। उस पर खरोंच नहीं लगती, वो जल्दी से घिसता नहीं है, और उसकी फ्लैटनेस और सरफेस फिनिश बहुत अच्छी मिल जाती है हमें उस पत्थर की। आपने देखा ना, घर में लगे रहते हैं पत्थर जो ग्रेनाइट के, उसकी बनती है ये। और ये या फिर आपकी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, हाई क्वालिटी स्टील, ये ग्लास की भी बनाई जाती है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, ग्लास की सतह आपने देखा होगा बहुत फ्लैट मिलती है आपको, शीशा, ये जो ग्लास होता है ना इस तरह की, तो ग्लास की भी बनाई जाती है। पर आप समझ जाएंगे ग्लास की बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने वाली, क्योंकि चटक होगी, टूट जाएगी, हल्के कामों के लिए होती है। लोहे के बहुत भारी भारी जॉब हम इसके ऊपर नहीं रख के उस पर मार्किंग कर सकते, तो आप ग्लास की सरफेस प्लेट का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? जब हमें हाई ग्रेड की सरफेस प्लेट बनानी होती है तो हम ज़्यादातर ग्रेनाइट की बनाते हैं उसको, क्योंकि कास्ट आयरन से ज़्यादा, स्टील की कास्टिंग से ज़्यादा हमें इसमें फ्लैटनेस मिल जाती है और इसमें खरोंच नहीं लगती, तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। पर इन चीज़ों को बहुत तमीज़ से इस्तेमाल करा जाता है बेटा। इनके ऊपर हथौड़ी नहीं रखनी चाहिए, कटिंग टूल्स नहीं रखने चाहिए, वरना उनकी सरफेस खराब हो जाएंगे। बहुत सावधानी से, और काम करने के बाद इसके ऊपर लकड़ी का एक कवर भी रखा जाता है कि ताकि कोई चीज़ गिर के या मिट्टी ज़्यादा गिर के इसको खराब ना कर दे। और जब काम करना शुरू करते हैं तो भी पहले इसको साफ करते हैं ताकि इसके ऊपर कोई मिट्टी ना हो। पता चला मिट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई है, आपने सरफेस गेज चला दिया मार्किंग करने के लिए, उस सरफेस गेज ने नीचे घिस दिया उसको। हम कितने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? बहुत छोटा डिस्टेंस है बेटा, वो बहुत छोटा डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? उतनी सरफेस खराब होने पे हमारी एक्यूरेसी खराब होने लग रही है इसमें। जरा ये भी बात कर लें कि इसकी फ्लैटनेस खराब होने से हो क्या रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है। मान लीजिए आपकी सरफेस प्लेट ये है, मतलब ऐसी है, मतलब बीच में थोड़ा सा सैगिंग आ गई है, ये बात समझ में आ गई है। और यहां पर आपने कोई जॉब रखा जिसके ऊपर, मतलब ये जॉब आपने वी ब्लॉक पे रखा या कैसे भी रखा, ब्लॉक्स पे रखा, पैडल पे रखा, कुछ होते ऐसे रख दिया आप। और फिर आपने यहां से सरफेस गेज चलाना शुरू करा, तो सरफेस गेज तो नीचे इस सतह पे चलेगा ना, तो इसकी मार्किंग तो वो ऐसी कर देगा ना। एक होल होनी चाहिए मार्किंग ऐसी सीधी, एक होल यहां कर दिया आपने, एक होल यहां कर दिया, इतना ही, तो होल ऊपर नीचे हो गए नहीं हो गए। तो ये सतह हमें बिल्कुल फ्लैट चाहिए भाई, तब जाके हम एक्यूरेट और प्रिसाइज काम को करेंगे। एक्यूरेट और प्रिसाइज काम कैसे होते हैं? जैसे ऑटोमोबाइल के पार्ट। सरफेस प्लेट की शेप की बात करें, इसकी शेप स्क्वायर हो सकती है, स्क्वायर मतलब वर्गाकार, और रेक्टेंगुलर हो सकती है, आयताकार, या इसके अलावा आप किसी भी शेप की इसको बनवा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। इसके साइज की बात करें, इसका साइज आमतौर पर 5 इंच बाय 5 इंच से लेकर 1 मीटर बाय 2 मीटर, इस रेंज में ये मिल जाएंगे, आपको बनवा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे बड़ा नहीं बनवा सकते भाई। पत्थर अगर ग्रेनाइट के आप बना रहे हैं, सुनो, ग्रेनाइट के आप बना रहे हैं तो पत्थर 10 मीटर बाय 10 मीटर का थोड़ी मिल जाएगा आपको, जॉइंट नहीं लग सकता ना इसमें। अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो कास्टिंग तो चाहे आप कितनी भी बड़ी कर लो,
पर उसके बाद मशीनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। अब मशीन इतनी बड़ी कहाँ से लाओगे? तो आमतौर पर सरफेस, और इससे ज़्यादा की सरफेस प्लेट की हमें ज़रूरत होती भी नहीं है, बेड प्लेट की ज़रूरत होती है, और उसमें हम इतनी एक्यूरेसी हम चाहते भी नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? सारी बात समझ में आ रही है ना? ओके, गुड है। तो इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, और इसका साइज आमतौर पर 125 गुणा 125 और 1 मीटर गुणा 2 मीटर, इसके बीच में, इस रेंज में आप किसी भी साइज को बनवा लो, आराम से मशीन भी हो जाएगी, बन भी जाएगा, किसी भी मटेरियल का बन जाएगा, लैपिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। इससे बड़े साइज की फिर आपको मशीन ढूंढनी पड़ेगी, वो कहाँ है, वो वर्टिकल टर्निंग मशीन कहाँ है, वो हॉरिजॉन्टल बोरर जो इसमें मशीन कर दे पहले, तो बाद में लैपिंग वाली चीज़ें तो हम कर देंगे, फिर लैपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई बड़ी प्लेट है तो उसमें बीच में अगर जाके आपको लैपिंग करनी है तो उसके ऊपर बैठना पड़ेगा ना, आपको चढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे काम नहीं करने हैं इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस वजह से ये इसकी साइज़ की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, पर ये कोई ऐसा प्रतिबंधित नहीं है कि इससे नीचे या इसके ऊपर आप साइज़ नहीं बना सकते। आपका जो साइज़ है आप बनवाएं, ठीक है, पर वो बनने योग्य होना चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल तो ऐसा हो, मशीनिंग फैसिलिटीज़ तो ऐसी हों, वरना वो बहुत महंगी हो जाने लगेगी। पता चला इसकी मशीनिंग करने के लिए आपको अमेरिका भेजना पड़ा कि अमेरिका में है ऐसी मशीनें, तो आने जाने का खर्चा बहुत हो जाएगा बेटा उसका। समझ में आ रही है बेटा? और इसकी मशीन करने के लिए वो मशीन अगर आपने यहाँ लगा दी तो वो तो बहुत महंगा हो जाएगा खर्चा, ठीक है ना। हम करोड़ों रुपए की मशीन नहीं लगा सकते सिर्फ एक जॉब के लिए। होल्डिंग डिवाइस में हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? सरफेस प्लेट है ना, इसका नाम तो लिख दूं। कभी आप सोचिए होल्डिंग डिवाइस पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सरफेस प्लेट पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो मैं सबसे पहले इसके काम लिख देता हूँ कि किस किस तरीके के काम में ये आती है। ये तो आपको समझ में आ गया, ये एक डेटम आपको प्रोवाइड करेगी, एक रेफरेंस सतह आपको प्रोवाइड करेगी, जिसके बाद आप बाकी सारी डायमेंशंस को ट्रांसफर करेंगे, मार्किंग करेंगे, इस तरीके के काम करेंगे ना ये। तो मैं वो सारी एक बार लिस्ट लिख देता हूँ। ये सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, कैमरे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मार्किंग ऑब्वियस है, हम जब किसी चीज़ पे मार्किंग करते हैं, होल्स कहाँ होने हैं, सेंटर लाइन कहाँ नहीं है, तो हम सरफेस प्लेट के ऊपर रख के उसको मार्किंग करेंगे, ठीक है। उसको रखेंगे कैसे और कौन कौन सी हमारे पास डिवाइसेज हैं वो आप बाद में समझ जाएंगे, लेकिन आधार हमारा सरफेस प्लेट ही बनेगी, ठीक है। सरफेस प्लेट मार्किंग में काम आती है, इसीलिए इसको सरफेस प्लेट को आमतौर पर आप किताबों में देखेंगे मार्किंग टूल्स वाली कैटेगरी में दे रखा है इसको। हालांकि ये मार्किंग टूल नहीं है, ये सपोर्टिंग या होल्डिंग इक्विपमेंट की कैटेगरी है। बात समझ में आ रही है? चेकिंग, किसी के डायमेंशन को चेक करना है आपको वर्नियर हाइट गेज से या डेप्थ गेज से, तब भी तो हमें आधार बिल्कुल दुरुस्त चाहिए, तभी तो आप चेक कर सकते हो। तो चेकिंग के साथ इंस्पेक्शन भी वही बात है। आप इंस्पेक्शन अगर किसी चीज़ का कर रहे हो तो चेक ही तो कर रहे हो ना, ये दोनों एक ही जैसी चीज़ है बेटा। पर कभी कभी यहाँ पे चेकिंग लिखा रहता है, कभी कभी वहाँ पर इंस्पेक्शन लिखा रहता है। मेजरिंग, वो भी वही बात है ना, आपको मेजर करना पड़ेगा तभी तो आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, है ना। ये सारे नाम इसलिए लिख दे ताकि कहीं भी कोई भी नाम आए तो आप कंफ्यूज ना करें कि सरफेस प्लेट मेजर कैसे करें। मेजरिंग ऑपरेशन में काम करेगी, इसकी इन सारे ऑपरेशन में सरफेस प्लेट की आपको जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सरफेस प्लेट चेक करेगी, चेक करने के लिए आपको सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी।